हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, कई सारे बच्चों का भी मेरे पास मैसेज आया है कि सर आप केवल मैथ्स चल रहा है, और भी सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व करिए, और भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ना चाहते हैं। तो उन सभी बच्चों की डिमांड पूरी की जा रही है। ठीक है, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ हमारे सर से। आइए सर, ये हमारे मोहित सर हैं जो आपको हेलो फ्रेंड्स अच्छे से जीएस का आइडिया देंगे, और जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है वो सब पूरा डिटेल आपको सर बताएंगे। और हर चीज बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है बच्चों, एक एक चीज ध्यान से सर की समझना है। ठीक है, बाकी डिटेल मेरे से ज्यादा सर को पता है, तो सर आपको बताएंगे। चलिए, लीजिए सर से आप बात करिए। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित मिश्रा गौरव क्लासेस गौरव सर के साथ में एक बार फिर से आप सबके सामने हूं। जैसा कि एक भर्ती आ रही है लेखपाल की, स्पेशली लेखपाल में आने वाली जीके, जीएस और एग्रीकल्चर, ये कुछ सब्जेक्ट जो मैंने अपने साथ लिए हैं, इनको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और आज उन्हीं सब्जेक्ट्स में से कुछ टॉपिक्स पर हम चर्चा करें। तो जब हम टॉपिक्स की बात करते हैं तो इनमें सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं जीके की, तो जीके में जैसा आप जानते हैं कि इतिहास के साथ साथ भूगोल के साथ साथ राज व्यवस्था के साथ साथ संविधान, और संविधान के साथ साथ कुछ अंतरराष्ट्रीय मुद्दे जो आपके जीके से रिलेटेड होते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे। ये तो बात हुई जीके में। जीएस की बात करें तो जैसा जीएस यानी जनरल साइंस, उसमें बायो है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स का थोड़ा सा पार्ट रहेगा आपका, साइंस का बहुत ज़्यादा लेखपाल में पार्ट नहीं आता है। उसकी जगह पर एग्रीकल्चर जो सबसे मेन सब्जेक्ट है पूरा, यदि हम लेखपाल की बात करें ओवरऑल, तो लेखपाल जो कि पूरा का पूरा एग्जाम होना है आपका 100 क्वेश्चंस पर। इन 100 क्वेश्चंस की अगर जो हम चर्चा करें तो इनको 4 पार्ट में बांट दिया गया है। 4 पार्ट में बांटने का अर्थ है कि एक तो यहां पर आएगी आपकी अंकगणित के साथ साथ फिर सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी के साथ साथ जो एक सब्जेक्ट आपका जुड़ जाता है वो है सामान्य ज्ञान, और एक और रहेगा और वो रहेगा कृषि। तो ये 4 पार्ट हैं आपके। 4 पार्ट में से गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और कृषि, इसमें ये प्रत्येक 25 और 25 क्वेश्चंस के आपके सामने पेपर रखा जाएगा। इसमें से मेरा जो पोर्शन रहेगा वो पोर्शन हम आज जीके का उठा रहे हैं, और जीके का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज राज्य व्यवस्था, ये आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। जो लेखपाल या फिर हम राज्य सरकार के पेपरों की बात करें अदर्स में, तो आपको पता है अगर जो एक बार भी एग्जाम आपने अटेम्प्ट किया है तो आपने क्वेश्चन देखे होंगे, सबसे ज्यादा राज्य व्यवस्था और संविधान से भी आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत कर रहे हैं राज्य व्यवस्था। तो ओके फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज पॉलिटी यानी राज व्यवस्था। जैसा कि हम बात करेंगे आज राज व्यवस्था पे, तो आपको पता है कि राज व्यवस्था और संविधान दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बना कि विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार कहां पर आया, किस देश में आया। तो अगर जो क्वेश्चन आपका पूछा जाए कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान का विचार कहां पर आया, तो सबसे पहले संविधान का विचार आया ब्रिटेन में। ब्रिटेन विश्व का पहला देश है जिसने संविधान पर विचार किया और साथ ही साथ सर्वप्रथम प्रधानमंत्री के पद को भी गठित किया। क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री का पद कहां गठित हुआ है, तो सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर का पद है यानी प्रधानमंत्री का पद है, ये गठित हुआ है ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन की पीएम की बात करें तो एक क्वेश्चन बना कि ब्रिटेन का पहला पीएम कौन था, ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री कौन बना। तो नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट वॉलपॉल।
रॉबर्ट वॉलपॉल, ये नाम आप याद रखिएगा। ये ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री थे। एक बात और याद रखना कि ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता है, और ब्रिटेन में राष्ट्रपति के स्थान पर जो राष्ट्राध्यक्ष का पद है वो है महारानी का। अब महारानी का पद है वंशानुगत, तो वंशानुगत का मतलब होता है कि जो राजा का पुत्र है वही अगला राजा होगा, चाहे वह योग्य हो या अयोग्य। अब ये तो हमने एक परिभाषा बोली, और ये परिभाषा होती है एक गणतंत्रात्मक या राजतंत्रात्मक से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं की। क्या होती हैं राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं, क्या होती है गणतंत्रात्मक व्यवस्थाएं, और क्या होती है संसदात्मक व्यवस्थाएं। इंग्लिश में अगर जो हम चर्चा करें तो क्या होती है गवर्नरशिप, पार्लियामेंट्रीशिप, या फिर इनसे जुड़ी हुई जितने भी सिस्टम्स हैं, इन पर अभी आगे हम चर्चा करेंगे। तो हमने कहा संविधान का सबसे पहले विचार आया ब्रिटेन में। ब्रिटेन ही विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने पीएम पद को स्थापित किया, और यहीं ब्रिटेन से भारत में पद लिया गया है, और ये पद लिया गया है किसका? पीएम का। भारत में जो पीएम का पद है ये ब्रिटेन से आया है। लेकिन अब भारत में राष्ट्रपति का पद कहां से आया? तो याद रखिएगा, भारत की चर्चा करें तो भारत में प्रेसिडेंट यानी जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका से। अमेरिका, याद रखना, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया। किसको बनाया गया? जॉर्ज वाशिंगटन। एक डेट याद रखिएगा, डेट है 4 जुलाई 1776। ये वो समय था जब अमेरिका आजाद हुआ ब्रिटेन से, और आजाद होने के बाद में जॉर्ज वाशिंगटन जो कि पहले राष्ट्रपति बनाए गए अमेरिका के। एक बात और याद रखना, क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। भाई जब कार्यकाल की बात आए तो भारत में अगर जो राष्ट्रपति है, तो भारत में जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये कार्यकाल पूरा 5 वर्ष का होता है। लेकिन हमने कहा अमेरिका में, तो अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति होगा इस राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ये अंतर है, याद रखिएगा। अमेरिका में 4 वर्ष और भारत में 5 वर्ष। ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता। अब ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता यानी ब्रिटेन में महारानी का पद है। तो ब्रिटेन के लिए हम एक बात कह सकते हैं कि ब्रिटेन लोकतंत्रात्मक व्यवस्था तो है, लेकिन ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था तो है लेकिन गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्यों नहीं है? क्योंकि गणतंत्रात्मक में गणतंत्र देश का मतलब यही है जहां का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो, ना कि नियुक्त हो। जबकि ब्रिटेन में नियुक्त होता है, नियुक्ति मिलती है, परिवारवाद है, पूरी तरीके से वंशानुगत है। तो इसीलिए हमने यहां पर कहा कि ब्रिटेन जो है ये गणतंत्रात्मक नहीं है लेकिन लोकतंत्रात्मक है। भारत लोकतंत्रात्मक भी है, गणतंत्रात्मक भी है। अमेरिका लोकतंत्रात्मक भी है, गणतंत्रात्मक भी है, लेकिन अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद नहीं होता। ये बात याद रखना। क्यों? अमेरिका एक अध्यक्षात्मक यानी कि हम कह सकते गवर्नरशिप सिस्टम है, यानी कि जहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों एक ही हों, उसी को हम कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अभी आगे इन सभी चर्चों जो जितने भी शब्द हमने बोले हैं इन सभी शब्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप पहले इतना जो हमने बताया है इसको आप जल्दी से नोट कर लें, हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे थे जिसमें हमने ब्रिटेन, अमेरिका और भारत का थोड़ा एक माइनर सा कंपैरिजन देखा है, लेकिन अभी आगे उन सभी कंपैरिजन को बढ़ाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम पॉलिटी पे ही रहते हैं, राज व्यवस्था पे ही रहते हैं। देखते हैं राज व्यवस्था पहली बात तो कितने पार्ट में है। सबसे पहले तो जो पॉलिटी है यानी राज व्यवस्था है, याद रखना इसके टोटल 3 भाग हैं यानी 3 पार्ट हैं। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट होता है ये होता है राज्य। एक बात याद रखिएगा कि जब हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में यानी राज व्यवस्था में राज्य देश को कहा जाता है। तो यहाँ पर हम ऑब्लिक में देश यानी कंट्री भी लिख दे रहे हैं। राज्य के बाद में फिर जो दूसरा नंबर आता है तो ये है शासन प्रणाली का। शासन प्रणाली
अब शासन प्रणाली की अगर जो हम जैसे यहाँ चर्चा करें तो इसमें हम बात करेंगे, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, राजतंत्रात्मक, ये सभी पर हम चर्चा करेंगे शासन प्रणाली के अंतर्गत। और इसके बाद में जो सबसे तीसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट है ये है सरकार यानी गवर्नमेंट। आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा, लेकिन हमें कभी इम्पोर्टेंट पर चर्चा सिर्फ नहीं करनी है, हमें थोड़ा सा भी पॉलिटी का बेस भी समझ लेना, ताकि आगे जब हम इम्पोर्टेंट पर चर्चा करें तो आपको चीजें समझ में आए। राज्य की बात करते हैं तो पहली बात तो राज्य का निर्माण कैसे होता है, तो याद रखना राज्य का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या होती है 4। 4 तत्व कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहला तत्व कहलाता है भूभाग। वो लैंड, वो भूमि जिस पर कोई भी जनसंख्या निवास करती है। हमने कहा निवास करती कौन, जनसंख्या। तो दूसरा जो एलिमेंट यानी जो दूसरा तत्व हुआ वो हुआ जनसंख्या। तीसरा तत्व जो हम चर्चा करते हैं तो ये है शासन निकाय। शासन निकाय यानी कि भाई जनसंख्या है या क्लास भी, हम एक नॉर्मल बात करते हैं तो 50-60 बच्चे अगर जो बैठते भी हैं एक नॉर्मल क्लास में, तो अगर जो उनको कोई सही दिशा नहीं दिखाएगा, कोई कंट्रोल नहीं करेगा तो क्लास अनियंत्रित हो जाएगी। तो नियंत्रित करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, यहाँ पर हमने वही सिस्टम लिखा है जिसका नाम है शासन निकाय। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो हम चर्चा करते हैं नाम है इसका संप्रभुता। संप्रभुता की अगर जो हम यहाँ पर चर्चा करें तो एक ऐसा सिस्टम जहां पर हम देश की वास्तविकता को पहचानते हैं, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम इस पर बात करते हैं। तो हमने कहा कि पॉलिटी के 3 भाग में राज्य, शासन प्रणाली और सरकार। यहां पर राज्य की बात करेंगे तो राज्य के 4 तत्व हैं, यानी राज्य का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या है 4। पहला भूभाग, उस पर निवास करने वाली जनसंख्या, उसको कंट्रोल नियंत्रित करने वाला शासन निकाय, और वो शासन निकाय जो कंट्रोल करेगा जनसंख्या को, तो वो किसके साथ कंट्रोल करेगा, संप्रभुता के साथ। क्या होती है परिभाषा संप्रभुता की, ध्यान से समझिएगा। हम संप्रभुता उसे कहते हैं जब कोई भी निकाय अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने में सक्षम होता है तो वह निकाय कहलाता है संप्रभु, और वो विधि कहलाती है संप्रभुता। ये तो डेफिनेशन की लैंग्वेज हमने बोल दी, लेकिन अब एक उदाहरण के तौर पर हम बोल रहे हैं। भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में स्वयं सक्षम है, वो किसी यूएनओ, रूस, अमेरिका से मदद लेने नहीं जाता है, सभी निर्णय वो स्वयं ही कर लेता है। अर्थात भारत अगर जो आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में सक्षम है तो भारत एक संप्रभु देश है, और जिस विधि से वो ये दोनों को कंट्रोल करेगा, यानी आंतरिक मामले और बाहरी मामले, वो विधि कहलाती है संप्रभुता। तो इस तरह से हमने कहा कि राज्य का निर्माण 4 तत्व करते हैं, और ये 4 तत्व आपने पढ़ लिए। इतना ही था राज्य में, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। फिर हम आते हैं अगले पॉइंट पर, और इस पॉइंट को हम पढ़ेंगे शासन प्रणाली के रूप में। देखते हैं क्या है शासन प्रणाली। आइए जानते हैं शासन प्रणाली के विषय में। शासन प्रणाली जो पॉलिटी यानी राज व्यवस्था का दूसरा भाग है। शासन प्रणाली की जब हम चर्चा करते हैं तो शासन प्रणाली के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, यानी 2 भागों में इसको रखा जाता है। पहला भाग होता है राजतंत्रात्मक, और दूसरा भाग जो होता है ये कहलाता है लोकतंत्रात्मक। हमने कहा कि राजा का शासन, यानी राजा का शासन जब होगा तो उसे कहेंगे राजतंत्रात्मक। राजा का पुत्र ही अगला राजा होता है, चाहे वह योग्य हो या अयोग्य। थोड़ी देर पहले हमने यही डेफिनेशन प्रयोग की थी, अब यही डेफिनेशन हम दोबारा प्रयोग कर रहे हैं, और ये परिभाषा है राजतंत्रात्मक, यानी राजा का पुत्र ही राजा होगा अगला। लेकिन लोकतंत्रात्मक की बात करें, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति और पहले दास से जुड़े हुए पहले राष्ट्रपति, जो दास थे अमेरिका के, उन दासों में पहला राष्ट्रपति कोई बना तो उनका नाम है अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति 1865 ईस्वी में इनका निधन हुआ, और इन्होंने ही दास प्रथा को अमेरिका से भी समाप्त किया था। तो जैसा कि अभी हमने अब्राहम लिंकन पर चर्चा की, तो अब्राहम लिंकन ने ही विश्व में सर्वप्रथम
लोकतंत्र की परिभाषा बताई, जिसमें सीधे से हम चर्चा करेंगे डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी के विषय में 1 मिनट हम चर्चा कर ले रहे हैं। तो जैसे यहां पर हमने लिखा है डेमोक्रेसी, अब ये शब्द आ गया है यानी लोकतंत्र। अब डेमोक्रेसी में 2 शब्द आ गए, एक शब्द आ गया है डेमोस, एक शब्द आ गया है डेमोस, एक शब्द है डेमोस और दूसरा शब्द है क्रेसिया। ये 2 शब्द आ गए डेमोक्रेसी के लिए, एक शब्द है डेमोस, दूसरा है क्रेसिया। डेमोस शब्द का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया शब्द का अर्थ होता है शासन। अब हमने इन दोनों को मिला दिया, दोनों को मिलाने के बाद में हमें एक शब्द मिल गया जनता का शासन। तो जब हमने बात कही यहां डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी जिसको हम लोकतंत्रात्मक के नाम से भी जानते हैं, तो डेमोक्रेसी वर्ड अब्राहम लिंकन ने दिया और उन्होंने डेमोस शब्द क्रेसिया से मिला करके एक नया शब्द बना दिया जिसको हमने नाम दिया डेमोक्रेसी, यानी जनता का, जनता के द्वारा जनता पर शासन ही लोकतंत्र कहलाएगा और वो प्रणाली लोकतंत्रात्मक प्रणाली कहलाएगी। ये तो आपको क्लियर हुआ। अब लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली 2 भाग इसके भी होते हैं। 2 भाग इसके कौन कौन से होते हैं? तो एक तो भाग हो गया जिसको हम कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और जो दूसरा भाग है ये भाग कहलाता है संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली। एक छोटी सी बात, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जनक कौन है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जनक कहा जाता है अमेरिका को। और संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली का जनक कौन है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली का जनक कहा जाता है ब्रिटेन को, अमेरिका और ब्रिटेन। अब इन 2 पर हमने चर्चा की है। अब हमें पूरी तरीके से पढ़ने के लिए अध्यक्षात्मक और संसदात्मक, इनमें डिफरेंस देखना होगा, इनके एलिमेंट्स को पढ़ना होगा, क्या एलिमेंट्स हैं और क्या इन दोनों में डिफरेंस है, तो उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन आपको फिर से बता दें कि हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी का दूसरा भाग जिसका नाम है शासन प्रणाली। आगे बढ़ते हैं इससे। ये जैसा कि आप लोगों ने नोट भी करते जाइएगा साथ में, ये हमने डेमोक्रेसी शब्द का यहाँ पर मीन्स बताया था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर शासन प्रणाली की चर्चा कर रहे थे। शासन प्रणाली के 2 भाग हमने बताए, राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक के भी 2 भाग बताए, लोकतंत्रात्मक के 2 भाग बताए। पहला भाग हमने बताया अध्यक्षात्मक और दूसरा भाग हमने आपको बताया संसदात्मक। अध्यक्षात्मक का जनक हमने बताया अमेरिका और संसदात्मक का जनक हमने बताया ब्रिटेन। क्या होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली? तो सबसे पहले तो जब हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की चर्चा करते हैं तो जहां पर राष्ट्राध्यक्ष, ये एक शब्द हमने यहां पर प्रयोग कर लिया है और इस शब्द के विषय में हम अभी व्याख्या कर देते हैं। शब्द जैसे एक लिखा है राष्ट्राध्यक्ष और एक शब्द लिखा हुआ है शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली में हम बात कर रहे होते हैं प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की, महारानी के पद की, यानी कि एक तरीके का राजा। लेकिन जब हम शासनाध्यक्ष की यहाँ पर बात करते हैं तो शासनाध्यक्ष का मतलब होता है, हम बात कर रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर की, यानी प्रधानमंत्री की, यानी कि अमात्य की। ये एक शब्द है जो हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं। लेकिन राज्य व्यवस्था में आपको जब आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे लेखपाल का या राज्य सरकार की भर्तियों का, तो उसमें जो प्रशासनिक लैंग्वेज है, प्रशासनिक भाषा है जो प्रयोग की जाती है, हम वही आपको उसी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कोई भी शब्द नया ना लगे। तो हमने यहाँ एक शब्द लिया है राष्ट्राध्यक्ष। हमने कहा कि अध्यक्षात्मक और संसदात्मक। तो अध्यक्षात्मक की जब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं तो राष्ट्राध्यक्ष के कार्य कुशलता को, राष्ट्राध्यक्ष के कार्य कुशलता को जहां पर महत्व दिया जाए वही शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। इसमें ये कोई मतलब नहीं है कि इस
शासन प्रणाली वाले देशों में आपको पूर्ण बहुमत मिला है या नहीं मिला है। यदि आप जीते हो और आप राष्ट्रपति बने हो तो आपके हाथ में पूरी की पूरी पावर आ जाएगी उस देश की, यानी कि आप फिर आपकी कार्यकुशलता आपके सामने आएगी, ना कि किसी भी प्रकार की पार्टियों का विरोध आएगा। जैसा कि आप भारत में देखते हैं तो भारत में पूर्णतया अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लागू नहीं है, लेकिन पूर्णतया नहीं है, क्योंकि पूर्णतया होती तो जब कभी भी सरकार चाहे वो 0.1% से कोई जीत करके आता, लेकिन पूरी की पूरी पावर उसी के हाथ में चली जाती, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जब तक आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तब तक आपके हाथ में पावर नहीं है। लेकिन अमेरिका में ट्रंप की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, तो महज हिलेरी क्लिंटन से 1 से 2% लगभग से उनकी जीत हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उनके हाथों में पूरी की पूरी पावर है। तो यानी उनकी क्या कार्यकुशलता को हम महत्व दे रहे हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली, यहां पर जब हम बात करेंगे तो राष्ट्राध्यक्ष के उत्तरदायित्व को महत्व दिया जाता है। अब यह शब्द हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बात कही, उत्तरदायित्व को महत्व दिया जाता है। यहां पर उत्तरदायित्व का अर्थ यह है कि आपको कितने बहुमत या कितना मत आपको मिला है और उस मत के अनुसार आप अपने देश को किस तरह से चला रहे हो। तो बस यही है, कहलाती है संसदात्मक शासन प्रणाली। ये इन दोनों की पहली पहचान हुई। चलते हैं अगली पहचान की ओर, देखते हैं क्या है अगली पहचान। ओके, पहली पहचान देख ली, दूसरे पहचान और डिफरेंस पर चर्चा करते हैं। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो जो 2 शब्द हम लेकर के चल रहे थे, एक राष्ट्राध्यक्ष और एक शासनाध्यक्ष। तो जहां पर राष्ट्राध्यक्ष व शासनाध्यक्ष दोनों, आई थिंक ये मार्कर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर रहा होगा, तो इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, फिर से आते हैं। तो राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों एक ही व्यक्ति होंगे। ये आप जरा ध्यान दें, हमने यहां पर लिखा है एक ही व्यक्ति होंगे, यानी कि जो प्रधानमंत्री वही राष्ट्रपति और जो राष्ट्रपति वही प्रधानमंत्री। लेकिन यहां पर हम लोग उसे फिर प्रधानमंत्री नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। फिर से हम एक बार कह रहे हैं, आपने अमेरिका में कभी भी प्रधानमंत्री का पद नहीं सुना है, हमेशा राष्ट्रपति का पद सुना है। मतलब यही है कि वहां पर पीएम नहीं होता है, वहां सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष। आते हैं संसदात्मक की बात करते हैं। यहां पर राष्ट्राध्यक्ष व शासनाध्यक्ष दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति अलग, प्रधानमंत्री अलग, महारानी का पद अलग, प्रधानमंत्री का पद अलग, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का पद अलग, नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी प्रधानमंत्री का पद अलग। तो बस संसदात्मक शासन प्रणाली, ये दूसरी पहचान हुई। हम ये भी कह सकते हैं कि जहां पर प्रधानमंत्री पद की आवश्यकता नहीं होगी वो कहलाएगी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और जहां पर प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया यानी प्रमुख होगा वो कहलाएगी संसदात्मक शासन प्रणाली। आइए अगली पहचान पर चलते हैं। क्या है अगली पहचान? एक शब्द होता है, शब्द है विधायिका और एक शब्द है कार्यपालिका। इन शब्दों को अभी आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक बार इनको यहां पर लिख करके समझ लेते हैं। शब्द है विधायिका और दूसरा शब्द है कार्यपालिका। जो कानून को बनाए, कानून का निर्माण करे, वो कहलाएगी विधायिका, यानी जो कानून निर्माण की शक्तियां हैं वो विधायिका कहलाती, और जो उसको एक्टिवेट करे, जो उसको लागू करे, वो कहलाएगी कार्यपालिका। लागू करेगी कार्यपालिका लेकिन कानून बनाएगी विधायिका। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं तो इस अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो विधायिका है, विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं होंगे।
नहीं होंगे, यानी दोनों के सदस्य पृथक होंगे, अलग अलग होंगे। दोनों के ही सदस्य जो हैं, यानी विधायिका के सदस्य अलग और कार्यपालिका के सदस्य अलग। संसदात्मक की बात करें, ये तो अभी हमने अध्यक्षात्मक की बात कही, अब हम संसदात्मक की बात करें तो विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होंगे। अर्थात जो विधायिका का सदस्य है वही कार्यपालिका का सदस्य होगा, जो कार्यपालिका का सदस्य है वही विधायिका का सदस्य होगा। ये पहचान हो गई संसदात्मक की। पहले हमने बात कही अध्यक्षात्मक पर, फिर हमने बात कही संसदात्मक पर। आइए एक डिफरेंस और है, इंपॉर्टेंट है, और उस डिफरेंस पर हम और चर्चा कर लेते हैं। चलते हैं। अभी हमने कहा कि विधायिका और कार्यपालिका, हमने कहा जहां पर विधायिका और कार्यपालिका के सदस्य अलग अलग हैं तो अध्यक्षात्मक, और जहां एक ही है दोनों के सदस्य वो है संसदात्मक। जब हम यहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की चर्चा करेंगे तो इसमें हमने अभी अभी कहा कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों के ही सदस्य अलग अलग होते हैं। इसका एक मतलब ये भी हुआ कि शक्तियों का पृथक्करण जहां पर किया जाए वही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहलाती है, और शक्तियों का परस्पर सामंजस्य संबंध स्थापित हो। सामंजस्य और संबंध स्थापित हो, ये दो शब्द हमने यहां पर प्रयोग किए हैं। इन शब्दों को हम हाईलाइट किए दे रहे हैं। सामंजस्य एक शब्द हमने प्रयोग किया है और दूसरा शब्द हमने प्रयोग किया है संबंध। यहां पर हमने शब्द एक प्रयोग किया है और उस शब्द का नाम है पृथक्करण। हमने आपसे कहा है कि अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन प्रणाली की चर्चा की है, तो जहां पर शक्तियों का पृथक्करण हो जाए, अलग अलग हो जाए शक्तियां, वो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। और जहां पर विधायिका कार्यपालिका के सदस्य एक ही हों तो वहां पर शक्तियों का भी परस्पर सामंजस्य संबंध, एक तरीके का रिलेशन स्टेबलाइज हो जाता है, स्थापित हो जाता है। तो अभी हमने चर्चा की है पूरी तरह से शासन प्रणाली पर। उसके पहले हमने चर्चा की थी राज्य पर, और हम बात कर रहे थे राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी की। हमने आपसे बताया पॉलिटी के 3 भाग, पहला भाग राज्य, दूसरा भाग शासन प्रणाली और तीसरा भाग सरकार। हमने कहा सबसे इंपॉर्टेंट आपका सरकार होगा। आज जो हमने आपको पढ़ाया है आज यहीं तक रखते हैं, लेकिन जितना भी अभी तक हमने ये बात रखी है उसमें से आपको कोई भी शब्द ना समझ में आया हो, कोई भी पॉइंट ना समझ में आया हो, तो आप वीडियो में कमेंट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले जितना आज हमने आपको समझाया है उसको आप बार बार इस वीडियो को रिवाइंड करके, रिपीट कर करके उसको आप पढ़ें, नोट कर लें, और इसी तरह आगे हम मिलते रहेंगे राज्य व्यवस्था और संविधान के साथ। आप सुरक्षित रहें और बहुत सुरक्षित रहें। धन्यवाद।